ओल्डर ट्री का हार्ट लेकर भाग रहा था, पर तभी वहाँ एल्डर जू और मिस्टर बिंग आ जाते हैं। तो एल्डर फियोना मिस्टर जू को एक चैलेंज देती है, जिसमें उन दोनों की टीम में से किसी को स्पिरिट प्लांट और हार्ट इकट्ठा करने थे, और जो टीम ये सबसे पहले कर लेगी वही आइलैंड की ओनर होगी। तो ये सब जानकर एल्डर जू चैलेंज के लिए मिस्टर बीन को भेजते हैं, पर मैक्स को घबराहट हो रही थी क्योंकि मिस्टर बीन अकेले थे और कैटलिन और बाकी सब 4 लोग थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एल्डर जू को देखते हैं, जो मैक्स से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मिस्टर बीन के पास किसी भी चीज को स्कैन करने की पावर है, इसलिए इस पावर की मदद से वो उन स्पिरिट प्लांट्स और हार्ट्स को ले आएंगे। इधर हम कैटलिन और उसके साथियों को देखते हैं जो स्पिरिट प्लांट्स और हार्ट इकट्ठा कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर मिस्टर बिंग आ जाते हैं और अपनी फ्रीजिंग पावर का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से उन सबसे वो हार्ट्स और प्लांट्स चुरा लेते हैं। यहाँ तक कि कैटलिन और लियाओ भी उसे नहीं रोक पाते। इसलिए वो सब एल्डर फियोना से बोलते हैं कि मिस्टर बीइंग जरूर वॉर गॉड लेवल से भी आगे हैं, क्योंकि वो लोग मिस्टर बीइंग को छू भी नहीं पा रहे थे। ये सुनकर एल्डर फियोना को समझ नहीं आता कि मिस्टर बीइंग वॉर गॉड लेवल से आगे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान हॉल में जितने भी एल्डर्स वॉर गॉड लेवल से आगे हैं उन्हें एल्डर फियोना जानती थी। तभी एल्डर जू फियोना को बताते हैं कि मिस्टर बिंग कोई एल्डर नहीं बल्कि एक गार्ड है। ये सुनकर एल्डर फियोना चौंक जाती है, जिन्हें देखकर मैक्स एल्डर जू से पूछता है कि गार्ड्स कौन होते हैं। तो एल्डर जू मैक्स को बताते हैं कि मास्टर होंग ने 3 बहुत ही ताकतवर वॉरियर्स को खुद ट्रेन करके उन्हें गार्ड्स का दर्जा दिया है और उन्हीं में से एक मिस्टर बीइंग भी है। ये सुनकर मैक्स सब समझ जाता है। इसके बाद एल्डर जू मैक्स को बताते हैं कि मास्टर होंग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने और किसी ने भी ऐसा वॉरियर आज तक नहीं देखा जो इस एज में वॉर गॉड लेवल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया हो, साथ ही उसके पास स्पिरिचुअल पावर भी हो। ये सुनकर मैक्स एल्डर जू से बोलता है कि क्या आप मास्टर होंग से कहकर मुझे एक ब्लैक गॉड आर्मर दिलवा सकते हो, क्योंकि मैक्स को वो बहुत पसंद आया है। जिस पर एल्डर जू बोलते हैं कि वो कोशिश करेंगे। उसी वक्त वो दोनों देखते हैं कि मिस्टर बीइंग के पीछे किसी प्लांट मॉन्स्टर के टेंटिकल्स पड़ गए हैं, जिससे बचने के लिए मिस्टर बीइंग इधर उधर भागने लगते हैं। पर वो टेंटिकल्स मिस्टर बीइंग का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, साथ ही वो टेंटिकल्स उनके ऊपर हुए किसी भी अटैक की इंजरी हील कर पा रहे थे। ये देखकर एल्डर जू मैक्स को अपने प्लेन में ले जाते हैं, क्योंकि मिस्टर बीइंग उनसे कई ज्यादा ताकतवर थे और अगर एल्डर जू या मैक्स उन टेंटिकल्स के द्वारा पकड़े जाते तो ये मिस्टर बीइंग के लिए एक परेशानी बन जाती। इधर एल्डर फियोना भी कैटलिन और बाकी सबको बचाने चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर बीइंग उन टेंटिकल्स को जमाने की कोशिश करते हैं, पर वो टेंटिकल्स अपने आप को बड़ी आसानी से छुड़वा लेते हैं और मिस्टर बीइंग को घेर कर उसे बहुत इंजर्ड भी कर देते हैं। ये देखकर मिस्टर बीइंग उन टेंटिकल्स से बचने के लिए अपनी बहुत पावरफुल जेनेटिक मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके तुरंत ही प्लेन के अंदर आ जाते हैं और मिस्टर जू को वहां से चलने को बोलते हैं। इधर हम कैटलिन और बाकी सबको देखते हैं, जिन्हें एल्डर फियोना ने बचा लिया था। जिसके बाद एल्डर फियोना बोलिनास फैमिली से कुछ बियॉन्ड वॉर गॉड वॉरियर को उस आइलैंड पर आने को कहती है, क्योंकि एल्डर फियोना के अकॉर्डिंग इतने खतरनाक प्लांट मॉन्स्टर के टेंटिकल्स बहुत कीमती हो सकते थे। इधर प्लेन में मिस्टर बीइंग आराम कर रहा था, क्योंकि जेनेटिक मूवमेंट टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से मिस्टर बीइंग की फिजिकल बॉडी बहुत डैमेज हो गई थी। तभी एल्डर जू बीइंग से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे ये टेक्निक सिखा सकते हो, क्योंकि ये समय आने पर बहुत काम आ सकती है। जिस पर मिस्टर बीइंग बोलते हैं कि ये टेक्निक तुम नहीं सीख सकते, क्योंकि ऐसी टेक्निक्स को सीखना जीन्स पर डिपेंड करता है। तो एल्डर जू कहते हैं कि कोई नहीं, मेरे पास मेरा ये स्मार्ट प्लेन है, ये भी मेरे बहुत काम आता है। ये सुनकर मैक्स मिस्टर जू से पूछता है कि ये प्लेन स्मार्ट कैसे हो सकता है। तो मिस्टर जू से बताते हैं कि ये प्लेन एआई सिस्टम की मदद से अपने आप चलता है। साथ ही मिस्टर जू मैक्स को ये भी बताते हैं कि उसने इस बार विज्ञान हॉल को काफी ट्रेजर्स दिलवाए हैं, जिसकी वजह से मैक्स को इनाम मिलेगा, जिससे मैक्स भी ये प्लेन खरीद सकता है। ये सुनकर मैक्स खुश हो जाता है। तभी मिस्टर बीइंग बोलता है कि उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स भी जरूर बहुत ही रेयर ट्रेजर्स होंगे, इसलिए मैंने उसके बारे में मास्टर होंग को बता दिया है, जो उस मॉन्स्टर को मार के वो टेंटिकल्स ले जाएंगे, क्योंकि हम उसे नहीं मार सकते। इधर हम एल्डर फियोना और बाकी सबको देखते हैं। तभी वहाँ बोलिनास फैमिली का एक प्लेन आता है, जिसमें से 3 बियॉन्ड वॉर गॉड वॉरियर्स उतरते हैं, जो उस मॉन्स्टर को मारकर उन टेंटिकल्स को ले जाने आए थे। पर उसी वक्त वहाँ पर मास्टर होंग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उन बियॉन्ड वॉर गॉड वॉरियर्स के साथ साथ सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। तो मास्टर होंग बोलिनास फैमिली के एल्डर से बोलते हैं कि वो पहले उन मॉन्स्टर्स को मारकर टेंटिकल्स ले सकते हैं, लेकिन
अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर वो एल्डर्स मास्टर होंग को थैंक यू बोलते हैं और उस मॉन्स्टर को मारने चले जाते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर पर कई सारे अटैक्स करने के बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, इसलिए बोलिनस फैमिली के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मास्टर होंग उन टेंटिकल्स के पास जाकर उन्हें एनालाइज करने लगते हैं। तभी वो टेंटिकल्स मास्टर होंग पर अटैक कर देते हैं, पर मास्टर होंग अपने चारों तरफ एक फील्ड बना देते हैं जिसके अंदर वाले टेंटिकल्स हिल भी नहीं पाते। अब मास्टर होंग बोलते हैं कि मैक्स ने ये आइलैंड ढूंढकर बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये टेंटिकल्स एक्चुअल में रेड वाइन्स हैं जो एंशिएंट समय में पाई जाती थी, इसलिए ये बहुत कीमती है। इसके बाद मास्टर होंग उन टेंटिकल्स को लेने के लिए उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। इधर हम मैक्स को देखते हैं जिसे मिस्टर जू ने इलाइट कैंप में छोड़ दिया था। जिसके बाद मैक्स मेडिटेट करते हुए एल्डर जू की बात सोचने लगता है, जिन्होंने मैक्स से कहा था कि अब मैक्स वॉर गॉड लेवल की हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच गया है, इसलिए उसे अब इलाइट कैंप में रहने की जरूरत नहीं है और जल्द ही मास्टर होंग उसे बता देंगे कि आगे मैक्स को क्या करना है। इधर हम लियाओ को देखते हैं जो मैक्स को ना मारने के गम में पिए जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैक्स अब और भी ताकतवर हो गया है जिससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा। ये जानकर वेलिना लियाओ से बोलती है कि तुम्हें ये सब छोड़कर अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि तुम बियॉन्ड वॉर गॉड वॉरियर बनके किसी की मदद के बिना मैक्स को मार सको। अगले दिन मैक्स को एल्डर जू लेने आते हैं, क्योंकि उसे मास्टर होंग ने जिज्ञान हॉल के हेडक्वार्टर में बुलाया था, जिस हेडक्वार्टर को देखकर मैक्स हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत एडवांस था। अब मैक्स मास्टर होंग के रूम में जाके उनसे मिलता है, जो उसे बताते हैं कि मैक्स की वजह से जिज्ञान हॉल को कई सारे स्पिरिट प्लांट्स और हार्ट्स मिले हैं, इसलिए इनाम के तौर पर जिज्ञान हॉल उन सभी ट्रेजर्स का 15% मैक्स को दे रहे हैं। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है। इसके बाद मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि ये ट्रेजर्स तुम्हारे अब ज्यादा काम के नहीं हैं, क्योंकि तुमने रिसेंटली ड्रैगन ब्लड और एक विलो ट्री के हार्ट को कंज्यूम किया है, पर तुम इन ट्रेजर्स को जिज्ञान हॉल के वेपन्स और टेक्निक्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हो। अब मास्टर होंग मैक्स को जिज्ञान हॉल के वेपन्स दिखाते हैं, जिनमें से एक ब्लैक गॉड आर्मर भी था। तो मैक्स उन सबको देखकर चौंक जाता है, पर मैक्स को वहाँ वाटर ऑफ लाइफ ट्रेजर नहीं दिखता, इसलिए वो मास्टर होंग से इस बारे में पूछता है। तो मास्टर होंग समझ जाते हैं कि मैक्स को वाटर ऑफ लाइफ उसके भाई के पैर ठीक करने के लिए चाहिए। तो वो मैक्स से कहते हैं कि वाटर ऑफ लाइफ इन सभी ट्रेजर से बहुत ज्यादा सस्ता है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर मैक्स मास्टर होंग से कहता है कि पर मैंने तो सुना था कि ड्रैगन ब्लड से बनने की वजह से वाटर ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा महंगा है। तो मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा फैलाए गए रूमर्स हैं, ताकि वो वाटर ऑफ लाइफ की कीमत बढ़ा सके और वो ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके। ये सुनकर मैक्स कुछ सोचने लगता है। तो मास्टर होंग मैक्स से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम वाटर ऑफ लाइफ को 1 महीने बाद होने वाले ऑक्शन में खरीद सकते हो। ये सुन के मैक्स इसके लिए मान जाता है। अब मास्टर होंग मैक्स को बताते हैं कि उसे इनाम में मिले ट्रेजर्स की कीमत 36.5 स्टार्स है। ये सुन के मैक्स मास्टर होंग से स्टार के बारे में पूछता है। तो मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि स्टार एक स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है जिसकी कीमत $100 बिलियन होती है, इसलिए तुम्हारे पास जो 36.5 स्टार्स है वो 3.65 ट्रिलियन बन जाएंगे। ये सुन के मैक्स चौंक जाता है। तो मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि तुम्हें इन पैसों को किसी फालतू चीज पर खर्च ना करके खुद के लिए वेपन्स और ट्रेजर्स खरीदने चाहिए, ताकि तुम और ताकतवर बन सको। ये सुन के मैक्स सोचता है कि उसे फ्यूचर में बोलिनस फैमिली तंग कर सकती है, इसलिए मैक्स मास्टर होंग के कहने पर खुद के लिए एक ब्लैक गॉड आर्मर परचेज कर लेता है। तो मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि ये ब्लैक गॉड आर्मर बहुत ही स्पेशल है जो मैं तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एंशिएंट सिविलाइजेशन रुइंस में जाकर एक टेस्ट देना होगा और वहां से जीतकर एक ब्लैक गॉड आर्मर जिज्ञान हॉल को वापस करना होगा। ये सुन के मैक्स इसके लिए मान जाता है कि वो फ्यूचर में एंशिएंट सिविलाइजेशन का टेस्ट देकर एक ब्लैक गॉड आर्मर वहां से लेकर जिज्ञान हॉल को दे देगा। अब मास्टर होंग मैक्स को एक मेंटल मास्टर फंडामेंटल बुक का रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि वो बुक मैक्स की स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करने में बहुत हेल्प कर सकती थी। तो मैक्स ये जानकर उस बुक को तुरंत ही खरीद लेता है। जिसके बाद हॉल मास्टर मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारे पास डिफेंस के लिए ब्लैक गॉड आर्मर आ गया है, पर तुम्हारे पास अटैक के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से एक अटैकिंग वेपन भी ले लेना चाहिए। ये सुन के मैक्स वहाँ के सभी वेपन्स को देखने लगता है, जिसमें से मैक्स को हेवनली फोरबिडन शटल नाम का वेपन बहुत पसंद आता है, क्योंकि उस वेपन की मदद से मैक्स अटैक और डिफेंस कर सकता था, साथ ही मैक्स उसकी मदद से उड़ भी सकता था, इसलिए मैक्स उस वेपन को खरीद लेता है। लेकिन अभी मैक्स के पास 4.5 स्टार
बचे हुए थे। तभी मैक्स को वहाँ एक किंग लेवल का एडवांस फाइटर जेट दिखता है, जो मैक्स को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी मदद से मैक्स एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता था। इसलिए मैक्स उस जेट को खरीद लेता है। जिसके बाद मास्टर हॉन्ग मैक्स से बोलते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास 1.5 स्टार जितने स्पिरिट हार्ट और प्लांट बचे हैं। तो मैक्स मास्टर हॉन्ग से बोलता है कि वो इन्हें खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि ये स्पिरिट प्लांट और हार्ट उसके फैमिली मेंबर्स कंज्यूम करके थोड़े ताकतवर बन सकते थे, जिससे मैक्स की अपनी फैमिली को लेकर चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद मास्टर हॉन्ग मैक्स से बोलते हैं कि तुम्हारा अब इलाइट कैंप में रहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम वॉर गॉड लेवल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए हो, इसलिए तुम्हें वहाँ रहकर कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम या तो इलाइट कैंप को एज अ टीचर ज्वाइन कर लो या फिर अपनी फैमिली वाली सिटी में जिज्ञान हॉल के इंस्पेक्टर बन जाओ। ये सुन के मैक्स जिज्ञान हॉल का इंस्पेक्टर बनने का डिसाइड करता है ताकि वो अपनी फैमिली के पास रह सके। ये सुन के मास्टर हॉन्ग मैक्स से बोलते हैं कि अगर तुम अपनी फैमिली वाली सिटी में इंस्पेक्टर का काम करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले वॉर गॉड वॉरियर का टाइटल हासिल करना होगा, जिसपे मैक्स इसके लिए मान जाता है। इसके बाद मैक्स हेडक्वार्टर से बाहर आ जाता है, जहां एक एआई रोबो मैक्स को उसके जेट के पास ले जाती है, जिसे देखकर मैक्स हैरान हो जाता है क्योंकि वो जेट बहुत ही स्टाइलिश था। अब मैक्स अपनी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करके जेट में चला जाता है। जिसके बाद जेट का एआई सिस्टम मैक्स को ग्रीट करता है और उसे बताता है कि आपके बाकी वेपन्स और ट्रेजर्स भी प्लेन में ही रखे हैं। तो मैक्स उन्हें देखने लगता है, जिसमें ब्लैक गॉड आर्मर, हेवेनली फोरबिडन शटल और उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने की एक बुक थी। इसके बाद मैक्स अपने एआई सिस्टम से इलाइट ट्रेनिंग कैंप में चलने को बोलता है। आगे इलाइट ट्रेनिंग कैंप पहुंचकर मैक्स अपने ब्लैक गॉड आर्मर को टेस्ट करने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि ब्लैक गॉड आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, जिसकी वजह से मैक्स उस पूरे आर्मर को एक रिंग, शर्ट या किसी भी तरीके से पहन सकता है। जिसके बाद मुसीबत आने पर वो आर्मर अपने आप ही मैक्स की बॉडी को कवर कर लेगा। अगली सुबह मैक्स वॉर गॉड टाइटल हासिल करने के लिए एरिया 001 में जाता है क्योंकि उसे वॉर गॉड टाइटल लेने के लिए एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को मारना होगा। इसलिए मैक्स अपनी हेवेनली फोरबिडन शटल का इस्तेमाल करके उस एरिया में आ जाता है। जहाँ आते समय मैक्स महसूस करता है कि शटल की स्पीड बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि कोई वॉर गॉड वॉरियर भी इस शटल की फुल स्पीड में इसे नहीं चला सकता। अब मैक्स जब ये सब जान ही रहा था तभी उसे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन मॉन्स्टर दिखता है। अब मैक्स उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस पर अपनी स्वॉर्ड से कई कट लगा देता है, लेकिन इससे वो मॉन्स्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और मैक्स पर अपनी लेजर से अटैक करता है। तो मैक्स इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन अपने लेजर अटैक को नहीं रोक रहा था। तो मैक्स अपनी शटल को शील्ड में बदल देता है। तभी वो मॉन्स्टर मैक्स पे अपनी टेल से अटैक करता है, जिससे मैक्स बहुत दूर जाकर गिरता है। पर मैक्स को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपना ब्लैक गॉड आर्मर ऑन कर लिया था। उसी समय वो मॉन्स्टर तेजी से मैक्स की ओर आने लगता है। तो मैक्स अपनी शटल को कई सारे नाइफ्स में कन्वर्ट करके अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस ड्रैगन को बहुत इंजर्ड कर देता है और अपने स्वॉर्ड अटैक से उस मॉन्स्टर की गर्दन काट कर उसे मार देता है। जिसके बाद एविडेंस के लिए वो उस मॉन्स्टर का हॉर्न लेके जिज्ञान हॉल आ जाता है और वहाँ की एआई रिसेप्शनिस्ट को वो हॉर्न दिखाता है। तो एआई उस हॉर्न को देखकर मैक्स से कहती है कि आप ऑफिशियल वॉर गॉड वॉरियर बन गए हैं, साथ ही आपको इस मॉन्स्टर को मारने की वजह से कुछ स्टार्स भी मिले हैं जिन्हें मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया है। इसके बाद वो एआई मैक्स को वहाँ वेट करने को कहती है क्योंकि वहाँ वॉर गॉड पैलेस से 2 लोग मैक्स के लिए कुछ लेकर आ रहे थे, क्योंकि मैक्स भी अब वॉर गॉड पैलेस का मेंबर बन गया था। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों लोग वहाँ आकर मैक्स को एक इंडक्शन हेलमेट देते हैं, जिसकी मदद से मैक्स कभी भी वॉर वर्चुअल वर्ल्ड में गॉड पैलेस की मीटिंग अटेंड कर सकता था। अब मैक्स उस हेलमेट को लेकर वापस इलाइट कैंप आ जाता है, जहां वो अपनी फैमिली के पास जाने से पहले अपने दोस्तों को कॉल करके बाय बोलता है। तो वो दोस्त ये जानकर खुश होते हैं कि मैक्स ने इतनी जल्दी इलाइट कैंप क्रॉस कर लिया। इसके बाद मैक्स केन को भी अपनी इलाइट कैंप से जाने वाली बात बता देता है, जिसे जानकर केन भी हैरान था, पर वो मैक्स को रिप्लाई नहीं करता। अब मैक्स इलाइट कैंप से निकल जाता है और इसी के साथ हमारा ये